हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन ट्यूमर का आज हम एक टाइप देखेंगे जिसका नाम है अकॉस्टिक न्यूरोमा। हम चर्चा करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में और हमारा टॉपिक है आज का अकॉस्टिक न्यूरोमा। अकॉस्टिक न्यूमरा जो होता है एक तरीके का ब्रेन ट्यूमर होता है जो कि हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के पास ब्लॉकेज और ट्यूमर होता है। ठीक है, तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या कंडीशन इसमें बनती है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है वो है बहुत छोटा ऑर्गन, पर इसका जो काम होता है वो काफी ब्रॉड होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट इसमें होते हैं। कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रम होता है और ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमारे ब्रेन में स्कल के अंदर रहती हैं। ठीक है, मैनिंजीज होती हैं, 3 लेयर होती है मैनिंजीज की, जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन से, काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं, फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कहीं कोई मास या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए सेल की, तो वो ब्रेन ट्यूमर कन्वर्ट हो जाता है। अगर दिमाग में कहीं कोई मास या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की, तो वो कंडीशन बन जाती है आपका ब्रेन ट्यूमर। काफी तरीके के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ नॉन कैंसरस रहते हैं, जैसे कि बिनाइन कैंसर। जो कुछ होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंसरस, नॉन कैंसरस और कैंसरस, 2 तरीकों में इन्हें बांटा गया है। तो जो हमारे बिनाइन कैंसर होता है, ये जो कैंसर होते हैं, ये हमेशा ऐसी कंडीशन को रिफर करते हैं जिसमें ग्रोथ जो होती है कैंसरस नहीं होती है। ठीक है, स्प्रेड नहीं होती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऐसे कैंसर स्प्रेड नहीं होते हैं। पर अगर मैलिग्नेंट होते हैं तो ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के कैंसर देखे जाते हैं, या तो वो बिनाइन होंगे, स्प्रेड होते हैं। अगर आपको कहीं लंग्स में कैंसर हो गया या ब्रेस्ट में हो गया, ओवरी में हो गया, रेक्टम में हो गया, प्रोस्टेट में हो गया, तो स्प्रेड होके ब्रेन में जा सकते हैं। और कुछ कैंसर जो होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है। इस तरीके के जो कैंसर होते हैं वो अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी से स्प्रेड होके आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर भी इसी तरीके से डिवाइड है कि या तो ये कभी बिनाइन हो सकता है और कभी मैलिग्नेंट भी हो सकता है, मेटास्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर एक एबनॉर्मल मास की ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है आपके ब्रेन में, जो कि ब्रेन ट्यूमर में बनती है। ये दिमाग में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, इसका जो लोकेशन होता है ब्रेन ट्यूमर होने का, ये डिटरमाइन होता है उसकी लोकेशन से, ये कितना आपके बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। ग्रोथ रेट और
उसकी ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन, ठीक है, कितनी तेजी से वो ग्रो हो रहा है और उसकी ग्रो होने की लोकेशन किधर है, ये चीजें डिसाइड करती है कि वो कितना अफेक्ट डालेगा आपके नर्वस सिस्टम में। ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट होता है हमेशा डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर आपको हुआ हो, किस साइज का है और किस लोकेशन का है। हमेशा ब्रेन ट्यूमर की सीवियरिटी 3 चीजों पे देखी जाती है, या तो वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट है तो खतरनाक है, बिनाइन है तो थोड़ा खतरनाक है, पर हाँ केस सीवियर है। फिर दूसरा होता है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे आपके ब्रेन में हुआ है, साथ ही साथ इसका साइज कितना है। इन 3 चीजों पे इसका ट्रीटमेंट और इसके कॉम्प्लिकेशन, इसके रिस्क, इसके सिम्टम, हर एक चीज ब्रेन ट्यूमर की इन 3 फैक्टर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि इनका साइज और लोकेशन क्या है। वो जिस एरिया में होगा, जितने बड़े साइज का होगा, उतना ज्यादा बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेन ट्यूमर। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, जो है अकॉस्टिक न्यूरोमा। अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के पास होता है, ठीक है। इससे हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व अफेक्ट होती है। तो थोड़ा हम इस नर्व के बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो हमारी वेस्टिबुलर और कॉक्लियर, ये 2 पोर्शन मिलके बनाते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये हमारी क्रेनियल नर्व में से एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ये नर्व 2 नर्व से मिलके बनी है, वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व। इन दोनों से मिलके बना है हमारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट न्यूक्लाई से हुआ है आपकी ब्रेन में। न्यूक्लाई होता है एक न्यूक्लियस जहां से आपका कोई भी चीज बाहर आता है, ठीक है। तो इसके ओरिजिन को हम न्यूक्लाई कहते हैं। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट न्यूक्लाई से हुआ है आपके ब्रेन में से ही। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हमारा जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है वो कहाँ से आया है। हमारा जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है वो आया है वेस्टिबुलर न्यूक्लाई कॉम्प्लेक्स इन दी पॉन्स एंड दी मेड्यूला। ये जो पॉन्स और मेड्यूला होते हैं ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेड्यूला। तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो निकलता है पॉन्स और मेडुला के कॉम्प्लेक्स न्यूक्लाई से, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉक्लियर कंपोनेंट। कॉक्लियर कंपोनेंट जो आता है वो आता है वेंट्रल और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लाई से, जो कि हमारे इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल्स में है। ये अब हमारे सेरिबेलर से निकलता है, ठीक है। वो भी सेरिबेलर का इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल्स, ठीक है। तो हमारा वेस्टिबुलर कंपोनेंट आया है पॉन्स एंड मेडुला से, और हमारा कॉक्लियर कंपोनेंट आया है हमारे वेंट्रल और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लाई से, जो कि हमारे इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल्स में है, ठीक है। तो ये हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। ये देखिए, ये अब हमारी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का ओरिजिन, ये देखिए यहाँ से आया है। ये है हमारे सेरिबल के पेडिकल्स, ये हमारा ग्रीन कलर का है पॉन्स, और फिर आता है हमारा सेरिबेलम, और फिर आता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये पोर्शन होते हैं हमारे ब्रेन के, जिसमें से हमारी एक नर्व निकली है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, जो कि आपके पॉन्स में से बाहर निकली है, और दूसरा उसका निकला है कॉक्लियर पार्ट उसके, ये रहा सेरिब्रल पेडिकल्स में से, ठीक है। अब ये दोनों जो सेट ऑफ फाइबर होता है, ये जो पॉन्स में से बाहर निकला है, ये बाहर आके आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व होती है, ये ब्रेन में इमर्ज होती है, वहां एक एंगल बनाती है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलो
पोंटाइन एंगल, ठीक है। और ये उस ब्रेन से एग्जिट करती है क्रेनियम के थ्रू। क्रेनियम यानी कि हमारी खोपड़ी, उसमें इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स होता है टेम्पोरल बोन के पास। ये उसमें से बाहर निकलती है, ब्रेन को वहां से छोड़ देती है। ये देखिए, ये हमारा क्रेनियम है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, छोटा सा होता है इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। इसमें से कॉक्लियर नर्व जो होती है बाहर आती है, क्रेनियम छोड़ देती है, ठीक है। तो दोनों सेट जो हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर, ये बाहर आए पॉन्स में से, इन्होंने मिल के बनाया वेस्टिबुलो कॉक्लियर। नर्व एंटर हुई ब्रेन में, कहाँ से? सेरिबेलो पोंटाइन एंगल से। एग्जिट हुई क्रेनियम से इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स, जो कि टेम्पोरल बोन में है। हमारा जो स्कल होता है उसमें 4 बोन होती है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑसिपिटल। फ्रंटल सामने वाली होती है, टेम्पोरल जो होती है ऊपर की तरफ होती है, पेराइटल कानों के पास वाली होती है और ऑसिपिटल पीछे वाली होती है। तो 4 बोन के फ्यूजन से मिलके बना है हमारा स्कल। टेम्पोरल बोन की इंटरनल अकॉस्टिक मीटर से हमारा जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है वो हमारा क्रेनियम छोड़ देता है वहां से। जो डिस्टल एस्पेक्ट होता है इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स का, यहाँ पे ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बट जाती है और बनाती है वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व, ठीक है। डिस्टल एस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि आखिरी हिस्से, जो हमारे इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स का आखिरी हिस्सा है, वहां से ये वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व स्प्लिट हो जाती है और बनाती है वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व। ये वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वापस से इनर्वेट होती है वेस्टिबुलर सिस्टम ऑफ द इनर आई। हमारे कान में 3 हिस्से होते हैं, आउटर इनर, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो हमारा वेस्टिबुलर नर्व है, इसमें से उसका जो वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का जो वेस्टिबुलर नर्व है, वो जाता है हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में, जो कि इनर ईयर में होता है, जो हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके बाद आता है हमारा कॉक्लियर नर्व, जो कि ट्रेवल करता है हमारे कॉक्लिया में। कॉक्लिया जो होता है हमारे इनर ईयर में होता है, जिस कारण से हम सुन पाते हैं, ठीक है। कॉक्लिया हमारे इनर ईयर का वो पार्ट है जो हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, और यहीं पे हमारी कॉक्लियर नर्व हियरिंग के लिए आती है। एक स्पाइरल गैंग्लिया बना लेती है, जो कि एक सेंस ऑफ हियरिंग को सर्व करते हैं। जो हम सेंस कर पा रहे हैं कि हम सुन पाते हैं, इस चीज का सेंस ऑफ हियरिंग जो है, ये हमारी कॉक्लियर नर्व के कारण हमें महसूस होता है, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व गई आपके वेस्टिबुलर सिस्टम में, जो कि इनर ईयर में है, जहां हमारी बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम मैनेज होता है। कॉक्लियर नर्व गई हमारे कॉक्लिया में, जो कि इनर ईयर में है, यहाँ इसने स्पाइरल गैंग्लिया बनाया और इसने एक हमारी हियरिंग में मदद की, ठीक है। ये होता है आपका कॉक्लियर नर्व, जो कि कॉक्लिया में गई है, ठीक है। ये इतना हिस्सा हमारा इनर ईयर होता है, ये मिडिल ईयर होता है और ये आउटर ईयर होता है, ठीक है। और हमारी वेस्टिबुलर नर्व हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में जाती है, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व जो होती है हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में भी सप्लाई करती है, और हमें थोड़ा उसका आधा पार्ट कॉक्लिया में भी सप्लाई करती है। तो ये हमारे ईयर का इनर पार्ट है। वेस्टिबुलर नर्व वेस्टिबुलर सिस्टम को सप्लाई करती है, कॉक्लियर नर्व ने कॉक्लिया को सप्लाई किया हियरिंग के लिए। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में।
जो इसका फंक्शन होता है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व का, वो प्योरली सेंसरी होता है, मोटर नहीं है। इसका काम सेंसेशन का है, हियरिंग सेंसेशन, बैलेंस, इन सब का है। ये कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है साउंड वेव के साथ, और इक्विलिब्रियम बनाती है, इंफॉर्मेशन का इनर ईयर में सप्लाई करती है ब्रेन तक। कोई चीज हमें सुनाई दी, आपने सुना होगा कि एयर में वेव्स होती हैं, हम बोलते हैं वो वेव्स निकलती हैं। वेव्स जो होती हैं ट्रैवल करती हैं, हमारे कानों तक आती हैं। यहाँ पे ये जो हमारी वेस्टिब्युलोकोक्लियर नर्व है, ये अब साउंड के साथ कम्युनिकेट करके एक इक्विलिब्रियम बनाती है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, कहाँ से? इनर आई से ब्रेन की तक। चैनल को ये कंप्लीट करती है। चैनल के बीच के दो हिस्से, एक चैनल हमारा इनर ईयर है जहां से हम सुनेंगे, दूसरा हिस्सा है ब्रेन जहां पे डिकोडिंग होगी कि मुझे कुछ सुनाई दिया है, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ठीक है, इसने वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ने कम्युनिकेट किया साउंड के साथ, इक्विलिब्रियम बनाया इंफॉर्मेशन का, इनर ईयर से ब्रेन तक उसको ट्रेवल किया। अब जो कॉक्लिया है वो क्या करता है, इनर ईयर का पार्ट जो है, जहाँ पे कॉक्लियर पार्ट है, नर्व ओरिजिनेट हो रही है, साउंड वेव्स डिटेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ ये ट्रेवल करता है कहाँ से? स्पाइरल गैंग्लिया से ब्रेन तक। कॉक्लिया जो है ये यहाँ पे हियरिंग का सेंस देता है बॉडी में कि आपने कुछ सुना। ठीक है, तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है आपके स्पाइरल गैंग्लिया से होके आपके ब्रेन तक। ठीक है, अब आता है हमारा वेस्टिबुलर apparatus। ये वो पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट, जहां से नर्व ओरिजिनेट हो रही है, डिटेक्ट कर रही है पोजीशन ऑफ द हेड, चेंज इन द पोजीशन ऑफ हेड ग्रेविटी के बेस पे। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, किस लिए? क्योंकि आपकी बॉडी में वेस्टिबुलर सिस्टम है जो कि हेड की पोजीशन के साथ चेंज होने पर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके आपको बैलेंस देता है। ठीक है, जो आपकी पोजीशन होती है हेड की, उसमें कम्युनिकेशन बिठाता है इंफॉर्मेशन की कि बैलेंस बने बॉडी में और सिग्नल जाए ब्रेन को। ठीक है, अगर आपने आपका हेड नीचे की तरफ झुकाया है तो फट से ये वेस्टिबुलर apparatus में काम करता है, वेस्टिबुलर नर्व की हेड नीचे गया है, अब इसे फॉल होने से बचाना है, गिरने से बचाना है, ग्रेविटी इसको खींच रही है, हमें बैलेंस बना के रखना है। उसने फट से सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने हमारा जो ये सिग्नल है उसको एक्सेप्ट किया और आपका बैलेंस बनाया। जिन लोगों में ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है किसी कारण से, उन लोगों में जो है वर्टिगो की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे हम BPPV भी कहते हैं। ठीक है, इनमें वर्टाइगो की कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ऐसे पेशेंट जब भी अपना हेड का मूवमेंट करते हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, डिजीनेस होने लगती है, आंखें चकपकाने लगती हैं, जिसे हम निस्टैग्मस भी कहते हैं। ऐसी चीजें ऐसे पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो ये फंक्शन है हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के दो पार्ट के, कॉक्लियर पार्ट और वेस्टिबुलर पार्ट। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर जो है अकॉस्टिक न्यूरोमा। अकॉस्टिक न्यूरोमा क्या होता है, ये किस तरीके का कैंसर है, किस तरीके का ट्यूमर है, इस बारे में हम बात करते हैं। अकॉस्टिक न्यूरोमा को हम वेस्टिबुलर स्वानोमा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन कैंसरस है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, ये स्लो ग्रोथ करता है क्योंकि ये एक नॉन कैंसरस है। ये मेन जो डेवलप्ड होता है वेस्टिबुलर नर्व्स में होता है, आपके इनर ईयर ऑफ द ब्रेन में डेवलप होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा।
बट इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। बट जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि अकॉस्टिक न्यूरोमा हो गया है, तो ऐसे पेशेंट में हियरिंग की कंडीशन जो होती है वो चली जाती है, ऐसे पेशेंट सुन नहीं पाते हैं ठीक से। तो इसकी जो ब्रांचेस होती है नर्व की, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है और आपके बैलेंस में, हियरिंग में, ठीक है, इन सब में आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि अकॉस्टिक न्यूरोमा एक ट्यूमर है, एक एबनॉर्मल मास की ग्रोथ है, एबनॉर्मल वहां पे सेल डेवलप हो रहे हैं, तो वो प्रेशर बनाएंगे आपकी नर्व पे, हियरिंग में ऑब्स्ट्रक्शन बनेंगे और इससे हियरिंग लॉस होगा। पूरे टाइम कान में एक घंटी तरीके के साउंड, जो रिंगिंग साउंड होता है, वो बना रहेगा। तो ये हमारा कॉस्टिक न्यूरोमा था, जो कि एक नॉन कैंसरस कंडीशन है और एक स्लो ग्रोथ ट्यूमर होता है हमारे वेस्टिबुलर में। ये देखिए, ये हमारा कॉस्टिक न्यूरोमा दिख रहा है, कॉक्लियर नर्व के पास डेवलप हो गया है, इस कारण से हियरिंग लॉस की कंडीशन बनती है। अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है यूजुअली आपके स्वान सेल जो होते हैं वहां से बनता है। स्वान सेल एक कवरिंग होती है नर्व्स की, ठीक है। तो ये जो कवरिंग होती है नर्व्स पे, ये क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, ठीक है। जो भी चीज, जो भी सिग्नल या जो भी हमें सिग्नल मिलते हैं बॉडी से, कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हमारी बॉडी में, उनको ये कन्वे करवाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि हेल्प करता है कि माइलिन शीट जो है हमारे नर्व फाइबर्स के चारों तरफ, उसको फॉर्म करने में मदद करता है। माइलिन शीट जो होती है न्यूरॉन की होती है, ठीक है। इसी कारण से जो सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इजीली ट्रांसफर हो पाते हैं। इसका जो मेन काम होता है कि ये डेवलपमेंट करे, ठीक है, माइलिन शीट का मेंटेनेंस करे और उसके बाद ये रीजनरेट करे पेरिफेरल नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे स्वान सेल का, जो कि हमारे नर्व की कवरिंग होती है। इसमें बहुत स्लो ग्रोथ होता है। अगर ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगा है यहाँ का ट्यूमर, तो ये धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है और प्रेस करने लगता है ब्रेन के अगेंस्ट और वाइटल फंक्शंस में भी इंटरफेरेंस डालने लगता है। इसकी ग्रोथ जो है इस कॉस्टिक न्यूरोमा के ट्यूमर की बहुत स्लो होती है, बट रेयरली ही देखा गया है कि इसकी ग्रोथ एकदम से फास्ट हो गई हो। तो जब इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये प्रेशर लगाने लगता है ब्रेन के अगेंस्ट, जो कि इंटरफेयर करने लगते हैं आपके वाइटल फंक्शन को। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है हमारे अकॉस्टिक न्यूरोमा का, उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग, रेडिएशन और सर्जिकल रिमूवल होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके का ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं। अकॉस्टिक न्यूरोमा एक बिनाइन कैंसर है, ठीक है। बिनाइन मीन्स स्प्रेड नहीं होता है, स्लो ग्रो होता है ये ट्यूमर। यूजुअली इसका जो ओरिजिन होता है वो श्वान सेल से होता है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। तो जो हमारा वेस्टिबुलर पोर्शन होता है, एट्थ क्रेनियल नर्व यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व या कॉस्टिक नर्व, उसका जो वेस्टिबुलर पोर्शन होता है, उस नर्व के ऊपर जो माइलिन शीट होती है स्वान सेल की, ये उसमें बनता है। जनरली ये जो ट्यूमर होते हैं बहुत ग्रॉस में और स्लोली बनते हैं और ये स्टे करते हैं, रुक जाते हैं आपके बोन की ईयर कैनाल में, ठीक है। ये देखिए, ये होती है आपके ईयर की कैनाल, यहाँ पे ये स्टे करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका इनर ईयर कैनाल, यहाँ पे ये स्टे करने लगते हैं। बहुत स्लो होते हैं, तो छोटे से भी रहते हैं तो वहां पे बैठे रहते हैं, इजिली ग्रो करते रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक वो ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि बहुत स्लो ग्रोथ होती है हमारे अकॉस्टिक ट्यूमर की। और ये वहां पे कंप्लीटली अंदर ही तरफ रहते हैं, उसी पोजीशन में इन्हें कहते हैं इंट्रामीटल, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं,
और वहां ईयर कैनाल में इतना स्पेस नहीं है कि अब इसकी और अगर मोटाई बढ़ती है तो वो झेल पाए। तो वो क्या करने लगते हैं, पुश करने लगते हैं, प्रेशर डालने लगते हैं वहां की नर्व्स पे, वेसल्स पे जो वहां से पास हो रही है। तो अकॉस्टिक न्यूरोमा जब ग्रो होता है तो धीरे धीरे वो आपकी ईयर कैनाल से बाहर हो जाता है। तब वो आता है आपके सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड होता है सेरिबेलो पोंटाइन एंगल लेफ्ट और राइट साइड में, आपके स्पाइनल कॉर्ड के बिहाफ में। ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर। इस केस में अगर ये ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, कि इसने ईयर कैनाल से भी बड़ा हो गया है, इतना लार्ज होता जा रहा है कि ईयर कैनाल में प्रेशर डालने लगा है, पुश करने लगा है, तो फिर ये आ जाता है आपके सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में। तो जब ये सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में आ जाता है तो अब हम इसे कहते हैं सेरिबेलो पोंटाइन एंगल ट्यूमर। ठीक है, तो हमारा जो अकॉस्टिक न्यूरोमा है वो एक बिनाइन कैंसर है जो कि बहुत स्लो ग्रोथ होता है। और हमारी जो एट क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर और अकॉस्टिक नर्व, उसकी जो माइलिन शीथ है जो कि स्वान सेल की है, इसका ओरिजिन वहां से होता है। ठीक है, और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और ईयर कैनाल में ग्रो करता है। ये देखिए, यहाँ पे ये ट्यूमर बना हुआ है अकॉस्टिक न्यूमर। ये हमारी कॉक्लियर नर्व, ये हमारी वेस्टिबुलर नर्व, ये हमारी फेशियल नर्व भी यहीं से निकलती है, उस पे भी ये प्रेशर डालते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फेशियल नर्व में पाल्सी होने के चांसेस भी रहते हैं, इन्हें फेशियल पाल्सी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके कॉज के बारे में कि इसके क्या कारण है। तो जो कॉज है हमारे अकॉस्टिक न्यूरोमा का, वो एक जीन प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम 22 की। ठीक है, क्रोमोसोम 22 क्या होते हैं, ये एक जीन प्रोड्यूस करते हैं जिनका काम होता है कि एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करना जो सप्रेस करे ट्यूमर को। ठीक है, कंट्रोल करे ग्रोथ पे। स्वान सेल में अगर कवरिंग जो है, नर्व की जो कवरिंग है स्वान सेल, उसकी ग्रोथ पे कंट्रोल करता है। इसका ये काम है कि जो हमारा जीन है क्रोमोसोम 22, इसका नॉर्मल ये काम होता है कि उसने उसको एक जीन प्रोड्यूस करना है, ऐसा जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस करेगा। ठीक है, ऐसा प्रोटीन सब रिलीज करता है जो कि क्या करेगा, ट्यूमर को सप्रेस करेगा, हेल्प करेगा कि कंट्रोल हो जाए ग्रोथ स्वान सेल की। बट कुछ ऐसे कंडीशन आ जाती है जीन्स में जिसका पता लगाना अभी तक किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, कि उसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, वो ज्यादा ग्रो करने लगते हैं और ये कंडीशन बन जाती है अकॉस्टिक न्यूरोमा। बट इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। बस इसका ये क्लियर है कि ये जीन 22 की में जो फंक्शन है उसमें चेंजेस के कारण ये होता है। ये एक फॉल्टी जीन होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 2। ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है जिसमें यूजुअली इन्वॉल्व होता है ग्रोथ ऑफ आपके ट्यूमर की हियरिंग में, बैलेंस नर्व में, या कभी कभार दोनों साइड में। बायलैटरल वेस्टिबुलर स्वानोमास भी हो सकता है, यानी कि दोनों साइड के कान में अकॉस्टिक न्यूरोमा डेवलप हो सकता है। ये फॉल्टी जीन है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई कंडीशन है, इसे हम न्यूरो फिब्रोमेटोसिस भी टाइप 2 कहते हैं। रेयर डिसऑर्डर होता है पर ये, इसमें ग्रोथ जो होती है ट्यूमर की वो बढ़ने लगती है और डिस्टर्ब करने लगती है हियरिंग को और बैलेंस को। कभी कभार ये एक ही साइड के बैलेंस और हियरिंग को डिस्टर्ब करती है और कभी कभार ये दोनों साइड के हियरिंग और बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी कंडीशन को बाइलेटरल वेस्टिबुलर स्वानोमास भी कहते हैं।
इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि न्यूरोफिब्रोमैटोसिस टाइप 2। ठीक है, अब ये न्यूरोफिब्रोमैटोसिस टाइप 2 क्या होता है, ये एक कंफर्म कर सकते हैं रिस्क फैक्टर अकॉस्टिक न्यूरोमा का जिनके पेरेंट को ये चीजें हैं। ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट में किसी को अकॉस्टिक न्यूरोमा है तो आपको चांसेस है कि आपको भी अकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है। टाइप 2 जो न्यूरोफिब्रोमैटोसिस है, इसमें देखा गया है कि 5% केसेस जो होते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा में वो इसी कारण से होते हैं। ठीक है, कि फैमिली हिस्ट्री में अकॉस्टिक न्यूरोमा था। इसका एक होलमार्क कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूरोफिब्रोमैटोसिस का कि इसमें डेवलपमेंट हो जाता है नॉन कैंसरस ट्यूमर का आपके हियरिंग और बैलेंस की नर्व में, दोनों साइड या फिर एक साइड जो कि है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो ये जो NF2 है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन के बाद ये जो होता है पास होता है एक पेरेंट से चाइल्ड में। हर एक बच्चा अफेक्ट होता है, पेरेंट के 50-50 चांसेस होते हैं इसमें। कभी होता है कि पेरेंट की हिस्ट्री में है कि उन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा था बट बच्चों को नहीं होता है, बट किसी किसी में 54% चांसेस रहता है, किसी में 50% चांसेस नहीं होता है। तो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। NF2 एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें म्यूटेशन होता है जीन्स का, पास होते हैं ये जीन्स पेरेंट से, डोमिनेंट जीन्स होते हैं ये। ठीक है, डोमिनेंट होते हैं इसी कारण से एग्रीवेट हो जाते हैं जल्दी। तो ये पास होता है पेरेंट्स से बच्चों में। तो अगर अफेक्टेड है फादर और अनअफेक्टेड है मदर, ये देखिए आप ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल जीन है। एबनॉर्मल जीन हमारा ऑरेंज कलर का है। तो अगर फादर अफेक्टेड है, सपोज कि फादर की फैमिली हिस्ट्री में अकॉस्टिक न्यूरोमा था, मदर की हिस्ट्री में नहीं था, तो जब क्रॉस होता है तो 50% चांसेस होते हैं अफेक्टेड चाइल्ड में, मेल फीमेल दोनों में 50% चांसेस है कि उन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है और 50% चांसेस है कि उनमें अकॉस्टिक न्यूरोमा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका रिस्क भी 50-50 है, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट जीन्स है तो जरूरी नहीं है ये हर बार म्यूटेशन में आके पास हो। कभी कभार ये डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं सप्रेस हो जाते हैं, नहीं एक्टिव हो पाते हैं, बट हाँ ये हिस्ट्री में रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो होती है डोमिनेंट जीन्स की वो कोडिंग के थ्रू हमारे आगे फॉरवर्ड हो जाती है। सपोज कि अगर दो पेरेंट की हिस्ट्री में नहीं है, अगर उन्होंने प्लानिंग की और बच्चे को नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आने वाली जनरेशन को भी नहीं होगा। वो जीन कैरी होता है। तो जब जीन कैरी होता है तो वो किसी भी स्टेज में, फैमिली की स्टेज में आके वो एग्रीवेट हो जाता है और डोमिनेंट हो जाता है। तो ये कंप्लीटली एक जीन डिफेक्ट डिसीज है जो कि कैरी होती है आपकी इनहेरिटेड कंडीशंस में। तो ये आपका रिस्क फैक्टर और कॉज है अकॉस्टिक न्यूरोमा का। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कैसे कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अर्ली साइन जो होते हैं यानी कि शुरुआती दौर के जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उसमें आता है सबसे पहला हियरिंग लॉस। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है और सबसे कॉमन पहला सिम्टम होता है कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता का कम हो जाना। सबसे पहले जिन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है शुरुआती दौर में वो यही आता है कि उन्हें सुनाई कम देता है। किसी किसी में ये जो कंडीशन होती है ना सुनाई देने की, ये बहुत स्लो होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है, किसी किसी में एकदम से बढ़ जाती है। और ये ऐसे आपको नोटिस नहीं होगी। जब अफेक्ट होता है जिस साइड का कान,
वहां आपको हियरिंग प्रॉब्लम जो होती है वो बाद में समझ में आती है। थोड़ा बहुत आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हमेशा हियरिंग प्रॉब्लम लेट समझ में आती है या बाय चांस समझ में आती है। जैसे कि टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए गए हैं तब, तो ये बाय चांस सामने आ जाती है ये कंडीशन। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कम सुनाई दे रहा है या हल्का फुल्का कम सुनाई दे रहा है तो उसे हम नोटिस नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग डिफिकल्टीज इसमें नोटिस होती है वो सडनली आती है, काफी लंबे समय तक बनी रहती है। चिड़ियाओं की आवाज ना सुनाई देना या जो भी नॉर्मल चीज है वो भी सुनाई देना बंद हो जाती है। 90% लोगों में जो कि अकॉस्टिक न्यूरोमा एक्सपीरियंस करते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिग्री का हियरिंग लॉस जरूर होता है। ठीक है, ये 90% लोगों में देखा गया है कि जिन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा है उनमें कुछ डिग्री का हियरिंग लॉस चला जाता है, यानी कि सुनाई नहीं देता है। फिर आता है टिनिटस। टिनिटस क्या होता है कि आपकी जो हियरिंग डिफिकल्टीज हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, हमेशा कान में एक रिंग सुनाई देती है, एक रिंगिंग सेंसेशन कानों में हमेशा सुनाई देता है। ठीक है, इसमें आपको रिंगिंग सुनाई देती है, बजिंग सुनाई देती है, गूंज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिंग हमेशा रहना, घंटी टाइप का फील होना, एक गूंज कानों में सुनाई देना, हिशिंग साउंड। ठीक है, हिशिंग साउंड क्या होता है कि जो सिसकी की आवाज होती है उसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड। तो हमेशा कान में एक सिसकी की आवाज बनी रहती है। ठीक है, फिर आता है चिरपिंग साउंड, चहचहाट। ठीक है, हमें हमेशा कान में एक रिंग सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी। ठीक है, चहचहाट सुनाई देगी, एक सिसकी जैसा साउंड बना रहेगा या सीटी बजती रहेगी कान में। इस तरीके के साउंड सुनाई देते हैं पूरे टाइम। ठीक है, तो ये जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है, रिंगिंग का, बजिंग यानी कि एक चहचहाट जैसा गूंज बने रहना, या बहुत ज्यादा सीटी जैसी आवाज आना, या और भी तरीके के साउंड होते हैं इसमें सुनाई देते हैं पूरे टाइम, कानों में ये बजते रहते हैं। तो ये जो नॉइस होती है, ये जो आवाजें आ रही हैं, या तो ये कंटिन्यूअस रहती हैं या ये रुक रुक के आती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये हम एकदम से बहुत तेज आ जाती हैं। ठीक है, ये साउंड या तो कंटिन्यूअस बने रहेंगे कानों में, या रुक रुक के आएंगे, या कभी कभार बहुत तेज सुनाई देंगे। टिनिटस कभी कभार जो होता है पेशेंट में पहला सिम्टम्स भी आ जाता है। कुछ लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि उन्हें हमेशा कानों में एक साउंड सुनाई देता है। तो कभी कभार टिनिटस के कारण भी ये सिम्टम्स सामने आते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हियरिंग लॉस जो कि पहला सिम्टम होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा का, वो नहीं है, बट कानों में ये वॉइस उन्हें सुनाई देती है। ऐसी भी कंडीशन सामने आती है कि उन्हें हियरिंग लॉस नहीं है बट उनके कानों में वॉइस हमेशा बनी रहती है, नॉइस हमेशा बनी रहती है। जैसे कि हियरिंग लॉस और टिनिटस दोनों प्रेजेंट होते हैं मोस्टली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के जो केस होते हैं, अकॉस्टिक न्यूरोमा के जो सीवियर केस होते हैं, लास्ट स्टेज के होते हैं, उन पेशेंट में ये दोनों चीजें बनी रहती हैं। स्टार्टिंग कंप्लेंट रहती है किसी एक चीज की, बट अगर जो कैंसरस सेल की ग्रोथ है, जो ट्यूमर की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये दोनों कंडीशन साथ में ही बनी रहती हैं। अब आता है हमारा बैलेंस और वर्टाइगो। जो अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो हमेशा अपर पार्ट ऑफ द बैलेंस नर्व यानी कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से ही होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जिन लोगों में बैलेंस की प्रॉब्लम होती है
ग्रेविटी के अगेंस्ट जो अपने हेड को जब लेके जाते हैं, तो जिनमें बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, चक्कर जैसा होने लगता है, उन्हें वर्टाइगो की कंडीशन रहती है। चूंकि हमारा अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है अपर पार्ट ऑफ बैलेंस नर्व में ही रहता है, तो इस कारण से ऐसे पेशेंट्स में वर्टाइगो, इम्पेयर्ड बैलेंस, इन सब चीजों की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। डिजीनेस यानी कि पूरे टाइम चक्कर आने जैसा रहता है, वॉक नहीं कर पाते हैं, जैसे ही बेड से उतरते हैं चक्कर आने लगते हैं, फ्लोर पे देखते हैं चक्कर आने लगते हैं, हेड को एक साइड टिल्ट करते हैं चक्कर आने लगते हैं। इवन कभी कभार जो जो वटाइगो होता है और डिजीनेस होता है, ये इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को सीधे लेटे रहने में भी चक्कर आते हैं। कुछ only after being asked directly to the acoustic neuroma suffer patient, कि उन्हें, यानी कि आप किसी अकॉस्टिक न्यूरोमा के सफर कर रहे पेशेंट से अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि उन्हें ओकेजनल वैग्यू फीलिंग रहती है इंस्टेबिलिटी की, यानी कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर वो अपना सर नीचा करेंगे तो वो चक्कर खा के गिर जाएंगे। उन्हें हमेशा ये महसूस होता रहता है। जो अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट होते हैं या बैलेंस के पेशेंट होते हैं, वर्टाइगो वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि अगर उन्होंने अपने हेड को मूव किया या गर्दन को टिल्ट किया तो उन्हें चक्कर आ जाएंगे, उनमें इंस्टेबिलिटी है, स्थिरता नहीं है। मोस्टली ये पेशेंट को तब होता है जब वो डार्क एरिया में हो, अंधेरे में हो, या हेड को और बॉडी के मूवमेंट को साथ में अचानक से कर दे तो वेस्टिबुलर पोर्शन जो होता है नर्व का, अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में बैलेंस मेंटेन करना कम हो जाता है। और ये एकदम से नहीं होता है, ये हमेशा धीरे धीरे शुरू होता है, क्योंकि अकॉस्टिक न्यूरोमा जो कंडीशन है वो भी स्लो स्टार्ट होती है। इसी कारण से बैलेंस भी एकदम से नहीं जाता है, स्लो स्लो ही स्टार्ट होता है जाना। बट ये जो कंडीशन है वो ब्रेन अडप्ट कर लेता है और फिर इस चेंज को वो कंपनसेट करने के लिए अदर मूवमेंट करने लगता है। इस रिजल्ट से काफी लोगों को काफी चीजें नोटिस होती है, उनके बैलेंस में चेंजेस। ठीक है। तो एंड में अल्टरनेटिवली पेशेंट में क्या होता है, कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसमें हम कहते हैं अटैक्सिया के साइन। ठीक है। अटैक्सिया क्या होता है अब? अटैक्सिया एक इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की कंडीशन होती है अगर आपके ब्रेन, नर्व और मसल्स में डैमेज हो जाए तो। ठीक है। इन इम्पेयरमेंट हो गया, बैलेंस में कोऑर्डिनेशन चला गया, तो ऐसे साइन आने लगते हैं अब पेशेंट में, अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट में अटैक्सिया के। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में फेशियल पैरेस्थेसिया भी अर्ली सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। फेशियल पैरेस्थेसिया क्या होता है, ये आपके पूरे फेस को भी अफेक्ट कर सकता है और आधे फेस को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, आपको एक अनकंफर्टेबल, एक अनोइंग, चिड़चिड़ी सी फीलिंग महसूस होती है आपके फेस पे, दर्द बना रहता है, चुभता हुआ था एक सेंसेशन हमेशा आपके फेस पे रहता है। इसीलिए इसमें दर्द, चुभन, ये चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए इसे पैरेस्थेसिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं कि या तो हाफ फेस में या पूरे फेस में नमनेस रहना, यानी कि कुछ महसूस नहीं होना। ठीक है। और वहां पे प्रिकलिंग होना। प्रिकलिंग क्या होता है, कांटेदार फील होना, खुजली होना, जलन होना और क्रॉलिंग सेंसेशन रहना, यानी कि ऐसा महसूस हो कि कुछ रेंग रहा है फेस पे। ठीक है। तो ये पैरेस्थीसिया के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में कि उनके चेहरे पे उन्हें नमनेस फील हो रही हो, कुछ कांटेदार चुभ रहा हो, खुजली हो, जलन जैसा या कुछ रेंगने जैसा
महसूस हो सकता है, या तो पूरे फेस पे या आधे फेस पे। जैसे जैसे ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि सिम्टम्स यूजुअली 30 साल की उम्र के बाद सामने आते हैं। ठीक है। ये एक्सेप्शन है न्यूरोफिब्रोमेटोसिस पेशेंट का, कि अगर धीरे धीरे ट्यूमर ग्रो होता है तो अक्सर अर्ली स्टेज में इसके साइन जो सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा 30 की एज के बाद को देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे लेटर साइन, यानी कि अब बाद में क्या साइन देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट में। तो अकॉस्टिक न्यूरोमा जो ग्रो हुआ है वो अब प्रेशर डालने लगेगा स्कल के बेस पे। ठीक है। इंटरफेयर करने लगेगा आपके क्रेनियल नर्व के फंक्शन को और वेसल्स को, जो कि आपके ब्रेन को सप्लाई हो रही है। इस कारण से ये कंडीशन जो होगी अल्टीमेटम क्या होगा कि ब्रेन में स्कल बेस में ओपनिंग हो जाएगी। इतना प्रेशर पड़ता है कि स्कल बेस में ओपनिंग्स हो जाती हैं। इस कारण से बाकी की जो क्रेनियल नर्व्स है उन पे भी प्रेशर पड़ने लगता है। इस कारण से जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, जो हमारी फेशियल नर्व है, उसमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। उस कारण से जो हमारी फेशियल नर्व जो होती है वो हमारे फेस को सप्लाई करती है। हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है, जो सेंसेशन है, वो सब हमारी फेशियल नर्व कैरी करती है। तो ऐसे पेशेंट में, अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट में लेटर स्टेज में, बाद में जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं, तो ऐसे पेशेंट में फेशियल नर्व डैमेज इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी फेशियल मसल्स के सप्लाई के लिए। तो फेशियल पैरालिसिस या फिर फेशियल पाल्सी ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। सूखी आंखें, ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। जो सिक्रीशन होता है नोज का, पैलेट का, वो भी अफेक्ट हो जाता है। म्यूकस सिक्रीशन खत्म हो जाता है। ठीक है। आंखों में सूखापन देखने को मिलता है, और जो सेंस होता है स्मेल का वो भी चला जाता है, स्पेशली आपकी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग में। हमारी जो टंग है उसके दो हिस्से होते हैं। एंटीरियर टू थर्ड जो कि हमारे सबसे आगे की तरफ हिस्सा होता है, पोस्टीरियर वन थर्ड जो कि अंदर और पीछे की तरफ का हिस्सा होता है। तो अगर हमारी 7th क्रेनियल नर्व डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा टंग का टेस्ट भी चला जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, और आंखों में सूखापन भी देखने को मिलता है। ये देखिए, इस तरीके से ये जो हमारी फेशियल नर्व है, देखिए यहाँ पीछे से ही आ रही है, यही हमारा इनर ईयर है, यही हमारा अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है। तो अगर ये नर्व कंप्रेस हो गई है तो ये इस तरीके से डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है। क्लोज नहीं कर पाता है पेशेंट अपनी आंखों को। फेशियल मसल्स में असिमेट्रिकल हो जाती है, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है। सैगिंग जैसा फेस, असिमेट्रिकल स्पाइन, किसी किसी में गर्दन भी ड्रॉप हो जाती है, आईलिड एकदम ड्रॉप हो जाती है। ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हमारी 5th क्रेनियल नर्व डैमेज हुई है तो, जो की होती है हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व, अगर इसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है तो सेंसेशन प्रॉब्लम, नमनेस आपके फेस पे, फेशियल पेन देखने को मिलता है ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया में। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व जो यहाँ से पासेस हो रही है, जो कि आपके सेरिबेलोपोंटाइन एंगल में जाती हैं, वो उस कारण से वहां सिम्टम्स देती हैं। इसी के जैसे हमारे 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, वीगल नर्व, ये सब भी धीरे धीरे अकॉस्टिक न्यूरोमा के कारण अफेक्ट होने लगती है। क्योंकि जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो हमारे पॉन्स और मेडुला से ही निकलती है। पॉन्स और मेडुला से ही हमारी बाकी की क्रेनियल नर्व्स भी निकलती है। इसलिए अल्टीमेटली लेटर स्टेज में जब कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा के, तो सारे क्रेनियल नर्व्स धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती हैं। इम्पेयरमेंट जब हो जाता है इन नर्व्स का, तो इनमें हमें खाना निगलने में दिक्कत होती है बहुत। अगर खाना निगलेंगे तो बहुत तकलीफ होती है निगलने में। टेस्ट चला जाता है थर्ड ऑफ द टंग में,
और बाकी और कंडीशन भी क्रिटिकल होती जाती है। ये देखिए, ये ट्राइजीमिनल न्यूरैल्जिया का पेन इस तरीके से बनता है, इस नर्व में ऊपर से आती है हमारी ये नर्व, फेशियल नर्व अफेक्ट होती है, ट्राइजीमिनल नर्व अफेक्ट होती है। तो इस सप्लाई में वहां पे सेंसेशन जो होते हैं कम हो जाते हैं, नमनेस बनी रहती है, दर्द बना रहता है। ठीक है, ऐसी कंडीशनें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है, इसमें परमानेंट कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आता है सुनने की क्षमता का चले जाना, हियरिंग लॉस, फेस की मसल्स पे नमनेस और कमजोरी। ठीक है, फेशियल नर्व जो होती है वो एकदम नम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बैलेंस नहीं बना पाते हैं ऐसे लोग, कानों में हमेशा एक साउंड बना रहता है। ये परमानेंट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अगर धीरे धीरे ये ट्यूमर बड़ा होता गया तो ये प्रेशर डालने लगता है आपके ब्रेन स्टेम पे। ठीक है, फिर क्या होगा, वहां का जो ब्लड फ्लो है, नॉर्मल फ्लो जो है ब्रेन का, जिसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, वो अफेक्ट होने लगता है। अगर वो अफेक्ट होने लगता है तो एक कंडीशन ये बन जाती है कि उसके हेड में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, ड्रेन नहीं हो पाता है। उस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसिफिलस। और अगर ये प्रेशर इंक्रीज होता है आपके स्कल में तो धीरे धीरे कंडीशन जो होती है हाइड्रोसिफिलस की, वो सीवियर होती जाती है। ये इसके परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व हो जाते हैं, बट अकॉस्टिक न्यूरोमा में कुछ कॉम्प्लिकेशन, जो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये परमानेंट कॉम्प्लिकेशन है। सुनाई ना देना, चेहरे पे हमेशा नमनेस रहना, कमजोरी रहना चेहरे पे, बैलेंस चले जाना, कानों में हमेशा एक आवाज सुनाई देना, गूंज रहना कानों में। बड़ा हो गया तो ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली कंडीशन बनेगी हाइड्रोसिफिलस की। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल वेंट्रिकल है और ये हमारा हाइड्रोसिफिलस वेंट्रिकल है, इतना बड़ा हो गया है। फोर्स लगाएगा ये स्कल पे, ब्रेन पे, तो क्या होगा, हमारे ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब्ड होंगे। अब आता है इसका डायग्नोसिस। अकॉस्टिक न्यूरोमा का जो डायग्नोसिस होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली कब, शुरुआती दौर में, क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो काफी चीजों से मिलते जुलते होते हैं। तो इजली से ये या तो मिस हो जाते हैं और या कभी इतना स्लो डेवलप होते हैं कि नजर ही नहीं आते हैं। कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बताया था, हियरिंग लॉस। ठीक है, ये स्पेशली आपके मिडिल और इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस। तो जब आप डॉक्टर से ये चीजें बोलेंगे कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा कानों का, जिसमें से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि ऑडिमेट्री। ये एक हियरिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका स्पेशलिस्ट जो होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, उसके सुपरविजन में होता है। हियर साउंड जो होता है वो भेजा जाता है, एक हियरिंग पैड यानी कि जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो लगाते हैं पेशेंट के कान में। पेशेंट और ऑपरेटर दोनों अलग रूम में रहते हैं, बट बीच में एक मिरर रहता है ताकि वो इशारों से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो जिस सेपरेट सेपरेट हर एक कान में वॉइस भेजी जाती है, जो ईयरफोन्स के थ्रू वॉइस भेजी जाती है, जिस कान में वॉइस आ रही है उस साइड का हाथ ऊपर उठा के पेशेंट को बताना रहता है कि उन्हें साउंड आया या नहीं आया। तो जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो डिफरेंट रेंज ऑफ साउंड को, डिफरेंट टोन्स को भेजता है। पेशेंट उस साउंड को सुनता है और इंडिकेट करता है कि उसे कैसा सुनाई दे रहा है, हाई पिच, लो पिच, मीडियम पिच। ठीक है, किस कान में सुनाई दे रहा है, किस कान में नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये सब चीजें ऑडियोमेट्री में सजेस्ट की जाती हैं। फिर आता है MRI। MRI जो होता है इससे भी पता किया जा सकता है
हमारे अकॉस्टिक न्यूरोमा का, इसमें एक डाई को जो इंसर्ट करते हैं थाई रीजन से, इस टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं ट्यूमर को 1 से 2 मिलीमीटर का डायमीटर का। ये होता है हमारा अकॉस्टिक न्यूरोमा। एमआरआई में अगर अनअवेलेबल रहता है तो हम एमआरआई स्कैन के अलावा सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं। सिटी स्कैन में यूजुअली जो होते हैं छोटे ट्यूमर मिस हो जाते हैं, तो एमआरआई जो होता है वो काफी सही होता है ट्यूमर जैसी कंडीशंस के लिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, अकॉस्टिक न्यूरोमा। एक तरीके का बिनाइन कैंसर है जो इनर ईयर में हमारी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के पास होता है, और इसके काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, और यूजुअली ना सुनने की क्षमता सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है इसका, और ये इसका अर्ली साइन भी होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अकॉस्टिक न्यूरोमा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो, आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।